तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, परसेंटेज यील्ड, वेपर डेंसिटी। आज के लेक्चर में हम उसके आगे कवर करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिड जी एग्जाम। मैं हूं रवि गुप्ता और हमारा जो बैच चल रहा है फ्रॉम जीरो टू हीरो, ये एक फाउंडेशन बैच है जहां पे आपको बेसिक से एडवांस सिखाया जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है दिस इज योर मोल कॉन्सेप्ट और आज उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो हम देखते हैं उसके आगे का टॉपिक क्या है और आज का टॉपिक है हमारा स्टोइक्योमेट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टोइक्योमेट्री होता क्या है, बहुत मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, ये कुछ नया सा नाम लग रहा है। बट इसे देख के बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, ये एक टूल समझ लो। केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टूल है। तो स्टोइक्योमेट्री होता क्या है, देखो केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, सबके सब क्या होता है, बैलेंस होते हैं। उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ना, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स में भी रहते हैं और वही मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट्स में भी रहते हैं। तो आपका कोई भी स्टोइक्योमेट्रिक रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस रहता है। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन जो कि बैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, स्टोइक्योमेट्री कहेंगे। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर स्टोइक्योमेट्री। और अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कि हमने क्लास 9th 10th में मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है। जैसे ये एक एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। के इज योर कांस्टेंट, एक्स इज योर वेरिएबल, ए और बी उसके कोएफिशिएंट्स है। इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, ए। इस एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, बी। तो इसके साथ वाले को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये जो स्टोइक्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, लाइक ये एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो इसमें देखो N2, इस N2 के जस्ट आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, इस H2 के जस्ट आगे क्या है, 3 है। और इस NH3 के जस्ट आगे क्या है, 2 है। इसका मतलब कि ये 1, ये 3 और ये 2 रिस्पेक्टिवली इन सब के क्या है, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। समझ में आता है ये चीज़, ये तीनों जो हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो होता क्या है कि देखो ये रिएक्टेंट है, ये तो तुम्हें पता है कि ये क्या है, रिएक्टेंट है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली नोन एज व्हाट, रिएक्टेंट। और जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो उनका मास है, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये है, मोस्ट ऑफ द आप बुक में देखते होगे या फिर कहीं भी, कि ऐसा लिखा रहता है, इस तरह का एक इक्वेशन दे दिया। और इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। चलो, तो बुक में क्या दिया हुआ रहता है कि आपके पास ये इस तरह का एक इक्वेशन दे दिया और सीधा लिखा रहता है 1 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ H2, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ NH3 बनाएंगे, अमोनिया। ठीक है, तो ऐसा कैसे आता है, जरा हम देखते हैं इसको। देखो बेसिकली इसको देख के क्या तुमको पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि इसका N2 का कितना है, 1 मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 है। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ। और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 फॉर्म कर रहे हैं। ये समझ में आता है। ठीक है, अब देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर वो ऐसे ऐसे हम Na टाइम्स मॉलिक्यूल्स ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 प्लस, यहाँ प्लस ले लो, 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। अब यहाँ पे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये Na क्या है, ये जो Na है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ना, Na इसको क्या बोलता है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तो सिंपली इक्वेशन देख के पता कर लिया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2
3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बनाएगा। ठीक है, तो क्या ऐसे ऐसे Na मॉलिक्यूल्स लेकर हम फॉर्मेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 लिया और वैसे वैसे Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 लिया, तो ये तो 3 रहेगा ही, इसके 3 टाइम्स है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है ना, तो बैलेंसिंग के लिए ये 3 रखना ज़रूरी है हमें। ठीक है, फिर यहाँ पे ये क्या फॉर्मेशन करेगा? 2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। अब एक चीज़ बहुत बारीकी से समझो और ज़रा बताओ कि हमने जो कवर किया था लास्ट क्लास में वो ये कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बात तुम्हें पता है कि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एक बात बताओ, इस Na मॉलिक्यूल की जगह क्या तुम 1 मोल लिख सकते हो? बोलो, कमेंट करके बोलो। 1 मोल ऑफ N2 लिख सकते हो। ठीक है, प्लस इस Na मॉलिक्यूल की जगह क्या लिख सकते हो? 1 मोल लिख सकते हो, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3 moles of H2 and this basically gives what नीचे लिख रहा हूँ, इसके जगह क्या लिख सकते हो? 1 मोल, तो 2 इंटू 1 मोल, 2 मोल्स ऑफ NH3 का फॉर्मेशन होगा। ये चीज़ समझ में आती है तुम्हें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस इक्वेशन को देख के अब क्या ये बोल सकते हो कि सर 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल ऑफ NH3 का फॉर्मेशन करेंगे? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो हम एक इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं, तब हमें ये क्वेश्चन और ये टॉपिक और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 24.5 ग्राम ऑफ KClO3। बेसिकली वो क्या पूछ रहा है हमसे कि KClO3 को गर्म करने पर, KClO3 को जब हम हीट करते हैं तब जो O2 गैस का फॉर्मेशन होता है, इस O2 गैस का मास कितना होगा? कब? जब हम इसका 24.5 ग्राम सिर्फ हीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन फिर से समझो, अगर हमने 24.5 ग्राम ऑफ KClO3 को हीट किया तब कितना O2 फॉर्म होगा? ये आपसे क्वेश्चन में सिंपली पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब दिमाग में कुछ आना चाहिए ना कि इसको सॉल्व करने का क्या टेक्निक होगा। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि आपका ये जो रिएक्टेंट है, ठीक है, आपका ये जो रिएक्टेंट है, ये इसका कुछ पार्ट या इसके कुछ मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कुछ मोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब कि जो स्टोइकियोमेट्री है फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, दिमाग में ये चीज़ क्लिक करना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो दिमाग में सबसे पहले ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे वही पूछ रहा है कि जब आप KClO3 को आप गर्म करोगे तो फिर जो O2 का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो, हम जो स्टोइक्योमेट्री पढ़ते हैं, बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला होता है मास मेथड, ठीक है, दूसरा होता है मोल मेथड, और तीसरा क्या होता है? बोलो, थर्ड वन इज योर व्हाट? POAC। ये हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। हमें अपना कॉमन सेंस यूज करके देखना है कि कौन सा मेथड कहाँ पे सुटेबल होगा। ठीक है, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रॉब्लम के लिए हम सारा मेथड यूज़ करें। ठीक है, जो भी मेथड, क्योंकि कहीं कहीं पे कोई मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाता है। ठीक है, तो जो जहाँ का सुटेबल मेथड होगा हम उसके लिए वहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो आओ जरा हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम मास मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं यहाँ पे मास मेथड के थ्रू। ये चलो, तो हमें यहाँ पे लिखते हैं फ्रेश KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl प्लस O2। तो हमने क्या पढ़ा है, देखो स्टोइकियोमेट्री में, कि हमें ना कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है बेसिकली। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास को जब हम फॉलो करेंगे तो क्या यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन 3 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 2 एटम है, क्या ये बैलेंस है?
तो आप बोलोगे नहीं सर बैलेंस तो नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2। देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन KCl अनबैलेंस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। अब देखो KCl भी बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो डाउट। ओके, तो मास मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आपके पास बैलेंसिंग इक्वेशन की होनी ज़रूरी है। मास मेथड हो या फिर मोल मेथड हो, इन दोनों के लिए बैलेंसिंग होनी ज़रूरी है। ठीक है, मास मेथड और मोल मेथड, इन दोनों के लिए बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बैलेंसिंग रिक्वायर्ड। ठीक, बैलेंसिंग ज़रूरी है। इसको मैं मिटा देता हूँ सो दैट कि आपको परेशानी नहीं हो ये चीज़ समझने में। ओके, नाउ सी, अब मास मेथड क्या कहता है। देखो हमारे पास किसको आप गर्म कर रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टैकल करने का हमें तरीका सीखना है। ठीक है, हमें रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, हमें है ना स्किप नहीं करना है। ठीक है, हमें लाइन बाय लाइन समझना है, थोड़ा टाइम लगे बट ये हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरह से आना चाहिए। देखो यहाँ पे आप गर्म किसको कर रहे हो, KClO3 को। ठीक है, तो KClO3 अगर हम इसके मॉलिकुलर मास को लेकर चलें, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, और KClO3 का मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर लो 39 प्लस 35.5 प्लस 48 कितना हो जाएगा 122.5 ग्राम। तो इतना ग्राम ऑफ KClO3 को जब हमने हीट किया नॉर्मली, तब ये कितना देता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है, एक का मास कितना होता है 16, तो दो का मास कितना हो जाएगा 32। ये इतना ग्राम ऑफ O2 देता है। ठीक है, यहाँ से यूनिटरी मेथड लगाओ तो 1 ग्राम ऑफ KClO3 हमें कितना देगा, यहाँ से बताओ। ये दे देगा आपको 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 122.5 ग्राम ऑफ O2 दे देगा। ये एक चीज़ क्लियर है। तो आपसे कितने ग्राम ऑफ KClO3 के लिए पूछ रहा है, आपसे कितने ग्राम ऑफ KClO3 को हीट करने के लिए पूछ रहा है 24.5 ग्राम। तो 24.5 ग्राम ऑफ KClO3 को जब आप हीट करोगे तब पूछ रहा है आपसे कि कितना O2 का फॉर्मेशन होगा। सिंपली इसको कैलकुलेट कर लो, दिस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 122.5 इंटू 24.5 ग्राम ऑफ O2, इतना ग्राम ऑफ O2 बनेगा। इसको आप क्या करो, आप कैलकुलेट करो, पेन चेंज करने दो पहले, इसको आप कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 245 आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से ये कितने हो जाएंगे 96, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9.6 ग्राम ऑफ O2। इसका यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि आप अगर 24.5 ग्राम ऑफ KClO3 को हीट करोगे तो जो O2 का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा 9.6 ग्राम ऑफ O2। तो ये जो हमारा मेथड था, दिस वाज योर मास मेथड, ठीक है, तो हमने इसको मास मेथड से सॉल्व किया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे विथ मोल मेथड। ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार कमेंट करके वहाँ पे अपने क्वेश्चन को रखा करो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे फ्रॉम मोल मेथड, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम मोल मेथड। ठीक है, फ्रॉम मोल मेथड। मोल मेथड क्या कहता है, जरा देखो नाम से पता चल रहा है ना कि मोल को हम लेकर चलेंगे इस मेथड में। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि आपने KClO3 को गर्म किया है। ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है हीट को केमिस्ट्री में। ठीक है, ये हीट है। ओके, तो KClO3 को जब आपने गर्म किया है तो ये क्या बनाएगा KCl प्लस O2। और एक चीज़ आपको पता है कि बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है मोल मेथड के लिए। ठीक है, तो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड हो तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो हमने लास्ट मेथड में इसको बैलेंस किया था, यहाँ पे क्या था 2, यहाँ क्या था 2, यहाँ क्या था 3। ठीक है, बैलेंसिंग आई थिंक समझ में आई होगी आपको। ओके, तो मोल मेथड क्या कहता है, ज़रा देखो। मोल मेथड ये कहता है कि आप KClO3 को गर्म कर रहे हो ना, तो ये बताओ कि यहाँ पे अगर आप 2 मोल ऑफ, ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है अभी, 2 मोल ऑफ KClO3 कितना O2 का फॉर्मेशन कर रहा है 3 मोल ऑफ O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ KClO3 कितने मोल ऑफ O2 का फॉर्मेशन करेगा 3/2 मोल ऑफ O2 का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब कितने कितने ग्राम के लिए पूछ रहा है, 24.5 ग्राम के लिए पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान यहाँ पे रखो कि ये ग्राम, ये मास दिया हुआ है, बट हमें यहाँ पे मोल लेकर चलना है। और हमें ये पता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये क्या बताता है हमें, मोल बताता है। ये आपको पता है ना, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में पढ़ा था ये इस चीज़ को। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0.2 मोल्स के लिए आप कैलकुलेट करो, 0.2 मोल्स ऑफ KClO3 कितना हो जाएगा ये बताओ, 3/2 इंटू 0.2 मोल ऑफ O2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसको ज़रा कर लो, ये कितना हो जाएगा, 0.3 मोल ऑफ O2। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना ग्राम O2 बनेगा, लेकिन आपने आंसर किस में निकाला है, मोल में। तो आपको ये पता है, सिंस वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, होता है कि नहीं। अब यहाँ से एक बात बताओ, आपके पास मोल्स दिए हुए हैं 0.3, आपसे ये ऊपर का गिवन वेट, अगर उसको मैं W से रिप्रेजेंट करूँ, गिवन वेट या फिर जो वेट हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 32। तो क्या यहाँ से आप ये बोल सकते हो, बताओ कि W जो हमें निकालना है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू वॉट, 9.6 ग्राम ऑफ O2 है। ये समझ में आता है। तो हमने मास मेथड भी कवर किया और मोल मेथड भी कवर किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम कौन से क्वेश्चन में मास मेथड लगाएं, कौन से मेथड में मोल मेथड लगाएं, कौन से क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, एक और बहुत खूबसूरत मेथड है जिसमें आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज़ नोन एज योर POAC। तो आओ जरा देखते हैं कि POAC मेथड क्या है। तो फाइनली वी हैव आवर POAC मेथड, और इसका फुल फॉर्म ये होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है कि आपके एटम्स जितने भी हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेसिकली ये बेस्ड है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेसिकली ये बेस्ड है, ठीक है, उसके लॉ पे बेस्ड है। तो ये वाला जो लॉ है ये हमें ये कहता है कि आपके जितने भी एटम्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो हमेशा क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, ठीक है। आपके जितने भी एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं, ठीक है, वो हमेशा आपके केमिकल रिएक्शन में क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गई ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि बहुत अच्छी बात है कि आपको ना इसके लिए बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे पैनिक हो जाते हैं कभी कभी बैलेंसिंग करते टाइम कि सर ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी आता हुआ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बट POAC मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी कैसे इसको यूज़ करना है, आओ ज़रा हम देखते हैं। तो आपका जो POAC मेथड है उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, और आपका एग्जांपल कुछ ऐसा है, ज़रा देखो। मैंने कोई भी एक इक्वेशन ले लिया, रैंडम इक्वेशन, A2B5 प्लस 3B3C4, और ये जो आपका प्रोडक्ट बना रहा है A4C5 प्लस 5B5C3, कुछ भी आप भी ले सकते हो। ये रैंडम कोई भी मैंने एक इक्वेशन ले लिया है। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस वजह से मैंने इसको दिखाने के लिए बस ऐसे बैलेंसिंग कर रखी है कुछ भी, ठीक। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें तो ये पता है ना कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या रहते हैं, थ्रू आउट किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व रहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एटम्स रिएक्टेंट में हैं वो प्रोडक्ट बनने के बाद भी कंजर्व रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो हम इसको कैसे यूज करते हैं, ज़रा इसका हम टेक्निक देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो A एटम है रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में है, इसका मतलब कि वो कंजर्व है। तो जो रिएक्टेंट में है A एटम, ठीक है, इसके लिए अगर हम POAC लगाएंगे तो आपको इसके आगे का कोएफिशिएंट नहीं देखना है, इसके आगे का कोएफिशिएंट आपको नहीं देखना है। आपको देखना है कि ये A के कितने एटम कंजर्व होंगे, आपके A के कितने एटम कंजर्व होंगे, ये आपको चेक करना है यहाँ वाला। तो यहाँ पे कितने एटम है आपके, 2 एटम है। आप किसके लिए लगा रहे हो, A के लिए लगा रहे हो। ये वाला जो 2 एटम है वो कौन से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, A2B5 में प्रेजेंट है। तो हम ये लिखेंगे कि इसके नंबर ऑफ एटम्स 2 इंटू ये एटम जो है वो कौन से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, A2B5 में। इसका मतलब मोल्स ऑफ A2B5। यहाँ पे कोई A है
नहीं है तो प्लस 0, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे कोई ए नहीं है इसलिए यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं आएगा। इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि अब प्रोडक्ट में जा रहे हैं। इक्वल टू, यहाँ पे ए है, हाँ है, कितने हैं, 4 एटम्स ऑफ ए है यहाँ पे। ठीक है, मैं दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ ए है, ठीक है, तो 4 एटम्स ऑफ ए 4, ये कौन से वाले मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इस वाले मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो इसका मोल्स मैंने ले लिया यहाँ पे। क्या यहाँ पे ए है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ये वाला लाइन, क्योंकि इसमें ए हमेशा क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। अगर हम देखें नेक्स्ट वाला, अगर हम लगाएं PuSE4B, देखो ये बहुत बहुत ईजी है, बहुत शानदार ये मेथड है। अगर हम लगाएं PuSE4B, बी, यहाँ पे देखो, तो बी के कितने यहाँ पे एटम्स हैं, 5। बी कौन से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, A2B5 में, मोल्स ऑफ A2B5 प्लस, क्या यहाँ पे बी प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल बी प्रेजेंट है। कितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, 3, इंटू किस में प्रेजेंट है, B3C4 में, लिख दिया। बट सर एक बात बताइए, कि सर ये 3 कोई अफेक्ट डालेगा क्या, कुछ इफेक्ट डालेगा क्या इस पे, तो नहीं, इस 3 का कोई रोल नहीं है। मैंने क्या कहा था, बैलेंसिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे आप 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया। ओके, अब देखो इक्वल टू, क्या यहाँ पे बी है, नहीं, तो 0, प्लस क्या यहाँ पे बी है, हाँ बिल्कुल है, कितना है, 5, कौन से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो मोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सर इस 5 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बैलेंसिंग रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हम वो लेकर करेंगे क्या, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, ओके, सी के लिए भी लगा दो, यहाँ पे सी है, नहीं, यहाँ सी है, हाँ कितना है, 4, कौन से मॉलिक्यूल में है, B3C4 में। यहाँ पे देखो सी है, बिल्कुल है, कितना है, 5, कौन से मॉलिक्यूल में, A4C5 में, A4C5 प्लस, यहाँ सी है, बिल्कुल है, 3 इंटू किस में B5C3 में। ओके, इसके आगे वाले कोफिशिएंट से कोई मतलब है ही नहीं, इसका मतलब कि बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये बेसिक फंडा है अपना प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन और ज़रा समझो ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम CaO obtained by heating 200 kg of 95% प्योर लाइमस्टोन CaCO3। क्वेश्चन समझ रहे हो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत, मतलब इजी है, बट बच्चे क्या होते हैं ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे ये पूछ रहा है ना कि आपने जब CaCO3 को, ये लाइमस्टोन CaCO3 को जब आपने क्या किया, हीट किया, तब ये बताओ कि ये CaO कितना बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन देके है कि CaCO3 जो है ना, CaCO3 ये 95% लाइमस्टोन है, सिर्फ 200 kg ऑफ 95% लाइमस्टोन, टोटल 200 kg का 95% लाइमस्टोन ही हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तब ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इक्वेशन एक लिखना चाहेंगे। कौन सा इक्वेशन, यहाँ सॉल्यूशन लिख लो। एक इक्वेशन ये लिखना चाहेंगे कि जब CaCO3 आपका जब ब्रेक होता है तो क्या बनाता है, बताओ ज़रा। CaO प्लस CO2 बनाता है, इसमें कोई तो डाउट होना नहीं चाहिए, आई थिंक क्लियर है, ये आपका बनाता है। ओके, आपसे ये कह रहा है कि 95% प्योर लाइमस्टोन लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब कि 100% इम्प्योर होगा, उस 100% में से हम 95% प्योर को लेकर चल रहे हैं। इस चीज़ को समझ रहे हो, यहाँ कह रहा है 95% प्योर लाइमस्टोन, इसका कहने का यही मतलब है कि आपके पास 100% इम्प्योर है, उस 100% में से हम 95% प्योर को लेकर जा रहे हैं। क्लियर है, इसका मतलब कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि 100 परसेंटेज को मैं केजी में मान ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केजी में गिवन है ना, इसलिए मैं केजी मान ले रहा हूँ। 100 kg इम्प्योर सैंपल, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 100 kg इम्प्योर सैंपल हैज़ CaCO3 कितना, 95 kg। 100% इम्प्योर सैंपल ऑफ CaCO3 में कितना परसेंट प्योर है, 95 kg। ठीक है, ओके, तो 200 kg इम्प्योर में कितना हो जाएगा, 200 kg इम्प्योर सैंपल में कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करो, 95 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200,
यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 190 kg। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ओके। अब देखो इस इक्वेशन को हम देखते हैं, ये वाला इक्वेशन जो है ना यहाँ पे, इसको देखते हैं। मैं दूसरा पेन चेंज कर लूँ। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो CaCO3 का। CaCO3 का जब मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे, ये कितना होगा 40, ये 12, 62 और ये 48, कितना हो जाएगा 100। ये देखो यहाँ पे, तो 100 ग्राम जो है आपका, या फिर 100 kg मान लो, सब कुछ kg में लेकर चल रहे हैं तो ठीक है। तो 100 kg जो आपका CaCO3 है, ये हमें देता है, क्योंकि CaO का निकालना है ना वेट, तो ये हमें देता है 56 kg ऑफ CaO। ठीक है, तो यहाँ पे कितने CaO के लिए पूछ रहा है, कितना CaCO3 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 190 kg के। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर 190 kg CaCO3 इट गिव्स हाउ मेनी CaO, दिस डिवाइडेड बाई 100 इंटू 190। यूनिटरी मेथड है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। मैं दूसरा पेन चेंज करके इसको डिवाइड कर दूँ। ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 5, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 106.4 kg। ठीक है, इतना kg ऑफ CaO का आपका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतना kg CaO का आपका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने में मास मेथड लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास मास में ऑप्शन क्वेश्चन गिवन है। तो वही चीज़ मैंने आपसे कहा ना कि आप ना कॉमन सेंस वहाँ पे आप अपना लगा सकते हो। उस कॉमन सेंस से ये देख सकते हो कि हमें कहाँ पे मास मेथड लगाना है, कहाँ पे मोल मेथड। अगर हम यहाँ पे POC या फिर POC, हम यहाँ पे अगर POC लगा कर चलते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता था। बट यहाँ पे सिंपली मास दिया हुआ है, हमने मास मेथड यूज़ किया और सिंपली हमने आंसर यहाँ से अपना ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर कोई परेशानी है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।